अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, AS 19, नाम है लीजेस, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा टेक्निकल भी लगता है कुछ कुछ बच्चों को, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फ्रीक्वेंट है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेक्निकल है। अगर आपको हायर परचेज चैप्टर याद है तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन पोर्शन है फाइनेंस लीज, उसको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग वगैरह आप वहां से देख लोगे। बट वर्ड्स यूज्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हायर परचेज, तो थोड़ा सा वर्ड समझते समझते चलेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लीजेस क्या होता है? लीज एक अग्रीमेंट है जिसके तहत लेसर द ओनर ऑफ द एसेट transfers the right to use of his asset to the lessee who wants the asset, who wants to use the asset, transfers the right to use to the lessee against payment of lease payments, against payment of lease rentals। लेसर अपने एसेट का राइट टू यूज ट्रांसफर कर देता है एक थर्ड पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं लेसी, और लेसी उस राइट टू यूज के लिए लेसर को एक पीरियोडिक पेमेंट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे लीज रेंटल्स। अकाउंटिंग पर्पस के लिए लीजेस को दो टाइप में बांटा गया, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। सबसे पहले आपको समझना है व्हेन अ लीज इज सेड टू बी अ फाइनेंस लीज एंड व्हेन अ लीज इज सेड टू बी एन ऑपरेटिंग लीज। बेसिक, अ लीज इज सेड टू बी अ फाइनेंस लीज इफ द लेसर transfer substantially all the risk and rewards related to the ownership of the asset to the lessee। अगर लेसर एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दे रहा है लेसी को, उस लीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस लीज। मतलब लीज में कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसके कारण आपको लगेगा द लेसी इज नॉट only using the asset, he does not have only the right to use the asset but he has substantially control over all the risk and rewards on the asset। अगर कोई ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करता है लीज एग्रीमेंट में जहां पर आपको यह लगे कि यार लेसी ही एसेट का मालिक है, दैट लीज इज नोन एज फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज, एनी लीज अदर देन फाइनेंस लीज इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मेनली हम लोग डे टू डे लीज या रेंटल अग्रीमेंट्स को बोलते हैं, जहां पे सिर्फ मैंने आपको एसेट यूज करने के लिए दिया है, बाद में जैसे ही लीज का टर्म खत्म होगा वो एसेट वापस मेरे पास आ जाएगा। ये इस लीज के अग्रीमेंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो आपको ये दिखाए कि लेसी को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिया गया है। एक लीज को फाइनेंस लीज बोला जा सकता है अगर लीज एग्रीमेंट में इनमें से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्ट करता हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ बेसिक टर्म्स कंडीशंस दिए हैं, अगर वो लीज एग्रीमेंट में ऐसे टर्म्स कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो लीज फाइनेंस लीज माना जाएगा। सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला, फर्स्ट, लीज ट्रांसफर्स द एसेट टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। हमने लीज के अंदर लिख के रखा है कि आप 5 साल के लिए एसेट को यूज करो और 5 साल के बाद ये एसेट आपका हो जाएगा। हमने वो लेसी को एसेट ट्रांसफर कर दिया एट द एंड ऑफ लीज टर्म। 5 साल आप यूज करोगे, यूज करने के लिए मेरे को लीज रेंटल दोगे और 5 साल जैसे ही खत्म होगा ये एसेट आपका हो जाएगा। अगर लीज एग्रीमेंट में ऐसा टर्म है कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म द एसेट becomes the asset of the lessee, then it is known as finance lease। मतलब मैंने उसको बेच ही दिया है, 5 साल में धीरे धीरे पैसा ले रहा हूं। दूसरा, lessee has an option to purchase। एसेट लेसी का ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बट हमने एक लेसी को ऑप्शन दे दिया कि तू चाहे तो लीज टर्म के एंड में एसेट को परचेज कर सकता है, और ये जो एसेट तुम परचेज करोगे ना, इसका दाम हम आपसे बहुत कम लेंगे, एट लोअर देन फेयर वैल्यू, एंड इट इज सर्टेन दैट ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। हमने इतना कम भाव रखा है कि 5 साल खत्म होगा, तुम मुझे 50,000 पे करना, एसेट तुम्हारा हो जाएगा। एसेट का फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 साल में भी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बट हम चाहते हैं कि ये एसेट लेसी ही खरीद ले। हम इस एसेट को वापस लेना नहीं चाहते हैं, हम लेसी को ये एसेट देना चाहते हैं। तो हमने एक कंडीशन एग्जिस्ट लिख दी है कि भाई एट द एंड ऑफ द लीज टर्म तुम 50,000 देके ये एसेट हमसे खरीद सकते हो, और हमको लगता है कि लेसी ये टर्म एक्सरसाइज करेगा ही, क्योंकि हमने इतना सस्ता दिया है ना, लेसी छोड़ेगा नहीं एसेट। Point number 1, point number 2 are closely related.
1 में डायरेक्टली बोला कि एसेट आपका एट द एंड ऑफ लीज टर्म, 2 में डायरेक्टली नहीं बोल के आपको एक ऑप्शन दिया, बट वो ऑप्शन ऐसा दिया जानता है कि आप एक्सरसाइज करोगे। नंबर 3, लीज टर्म कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। 5 साल का एसेट का लाइफ है, 4 साल के लिए आपको दे दिया है। 10 साल का एसेट का लाइफ है, 8 साल 9 साल के लिए आपको एसेट दे दिया है। अगर लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ के मेजर पार्ट को कवर करता है तो हम लोग उस लीज को फाइनेंस लीज मानते हैं। सर मेजर पार्ट हम लोग किसको बोलेंगे? 75% और मोर पार्ट के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो नॉर्मली हम लोग मेजर पार्ट बोलेंगे, बट AS 19 में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको दिख रहा है 5 में से 4 साल, 10 में से 8 साल, दैट इज मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, आप मान लीजिएगा कि वो लीज कौन सा लीज है? फाइनेंस लीज। एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, हमने लेसी के लिए ही एसेट प्रोक्योर किया है, स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, इस एसेट को कोई दूसरा आदमी यूज ही नहीं कर सकता। लीज टर्म के बाद अगर लेसी वापस भी करेगा तो एसेट में बहुत मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा ताकि दूसरे को यूज करने के लिए दिया जा सके। तो एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, लेसी को छोड़ के ये एसेट को यूज नहीं कर सकता, तो भी वो लीज फाइनेंस लीज माना जाएगा। एंड नंबर 5 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, present value of minimum lease payment, MLP's minimum lease payment substantially covers whole of the fair value of the asset on the date of inception of the lease। आज के दिन जब मैं एसेट को लीज पर दे रहा हूं, जो मैं लेसी से लीज रेंटल्स करेक्ट करूंगा, वो लीज रेंटल का अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे ना, लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू और वेरी क्लोज टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब मैंने एसेट का पूरा कॉस्ट लीज रेंटल से कवर कर लिया है, मैंने इस तरीके से उसको भाड़े पर दिया है कि भाड़े में जो वो मेरे को पैसा देगा उसका अगर आज के दिन वैल्यू कैलकुलेट करूं तो दैट बिकम सब्सटैंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। हायर परचेज में द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट इक्वल्स द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। मतलब वो जो टोटल पेमेंट करेगा उसका आज के दिन अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एसेट की कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ये 5 में से कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं द लीज इज अ फाइनेंस लीज। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एक नॉर्मल रेंटल अरेंजमेंट है, तो फिर उस लीज को बोला जाता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग बिल्कुल होता है जैसा अपने हायर परचेज का अकाउंटिंग सीखा था इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बोलता हूं, पहले पॉइंट समझ लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा वैल्यूज पर जाएंगे। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ लेसी, लेसी मतलब जो भाड़े पर ले रहा है, हम लोग बोलेंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, सोचेंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सबसे पहले लेसी एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा, एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा अपनी बुक्स में। फाइनेंस लीज पे लिया हुआ एसेट लेसी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एट कैश प्राइस ऑफ द एसेट, एट कैश प्राइस ऑफ द एसेट। हम लोग हायर परचेज में पढ़ते थे कैश प्राइस, यहां पर हम लोग उसी को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिचएवर इज लोअर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिचएवर इज लोअर। मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है सर? मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के व्यू पॉइंट से मिनिमम लीज पेमेंट होता है जो लीज रेंटल वो पेमेंट करेगा प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अगर इसका आप आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कर लो और इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट में व्हिचएवर इज लोअर, वो मेरे एसेट का कॉस्ट माना जाएगा और उस वैल्यू पे लेसी एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आपको क्वेश्चन में दोनों देगा, दोनों में जो लोअर होगा उस पे लेसी एसेट रिकॉर्ड करेगा। जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। उसके बाद जब जब लीज रेंटल का पेमेंट का डेट आएगा यानी इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा, लेसी एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर। जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होता है उसके ऊपर लेसी क्या कैलकुलेट करता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज या इंटरेस्ट रेट आपको दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर वो रिकॉर्ड कर लेगा। फिर वो लीज पेमेंट करेगा, जर्नल एंट्री लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर साल के एंड में जो वो एसेट रिकॉर्ड किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का खर्चा पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो टोटल 5 पॉइंट, एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा,
हर साल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेगा, लीज का पेमेंट करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और पीएल में खर्चा ट्रांसफर कर देगा। ये 5 पॉइंट लेसिका बुक्स में। लेसर के बुक्स में सबसे पहले लेसर रिकॉग्नाइज करेगा सेल ऑफ द एसेट, जो वो एसेट बेच दिया है। ये सेल ऑफ द एसेट वो रिकॉग्नाइज करेगा एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी बोलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज लेसर के व्यू पॉइंट से हो गया। लेसर के व्यू पॉइंट से मिनिमम लीज पेमेंट यानी लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम लीज पेमेंट यानी लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये जो टोटल उसको लगता है उसको पैसा मिल सकता है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसका प्रेजेंट वैल्यू करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, उसके हिसाब से वो सेल रिकॉग्नाइज करेगा। सर हम लोग लेसी के बुक्स में देखे, वहां सिर्फ मिनिमम लीज पेमेंट था, लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। सर यहां पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी आ गया, तो सर क्या लेसर और लेसी के बुक्स में वैल्यू डिफरेंट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बट आपको चिंता नहीं करना है, अकाउंटिंग इसी तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले वो एसेट का सेल रिकॉर्ड करेगा एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। जर्नल एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद वो हर इंस्टॉलमेंट डेट पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करेगा, लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है। उसके बाद वो लीज रेंटल रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और इंटरेस्ट इनकम को वो पीएल में ट्रांसफर कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। एसेट का सेल रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा, लीज रेंटल्स उसको रिसीव होगा और वो इनकम पीएल में ट्रांसफर कर देगा। प्रगति एक बार आइए। ये फैन बंद कीजिए, खराब हो गया। हाँ डन। ये था सबसे पहले फाइनेंस लीज का बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज का बेसिक अकाउंटिंग। डन है बात यहां तक? लेसी के बुक्स में, लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग इज सेम एज हायर परचेज, बस खाली वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। डन है बात? आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग लीज में क्या है? एक नॉर्मल लीज अरेंजमेंट है, नॉर्मल लीज अरेंजमेंट। लेसर ने लेसी को एसेट दिया है भाड़े पर यूज करने के लिए, तो लेसी जो है वो रेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, लेसर जो है वो रेंट का इनकम रिकॉर्ड करेगा। लेसी एंट्री करेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दिग्विजय जी आप कौन है? यू आर नॉट इनवाइटेड दिग्विजय जी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मैं आपको यहां से रिमूव कर रहा हूं। हु आर यू? आई डोंट नो, बट यू आर नॉट इनवाइटेड। मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप खुद आए हैं। चलिए मैं इनको हाइड यूजर कर देता हूं। चलिए ये निकल गए यहां से। आगे तो वो रिकॉर्ड करेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट का खर्चा पीएल में ट्रांसफर कर देगा, पीएल टू रेंट। लेसी रेंट की इनकम रिकॉर्ड करेगा, लेसर रिकॉर्ड करेगा इनकम, लेसी अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट का इनकम पीएल में जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और जो पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। ऑपरेटिंग लीज में नॉर्मल रेंट एक्सपेंस और रेंट इनकम का एंट्री होगा। लेसी के लिए रेंट खर्चा है, लेसर के लिए रेंट इनकम है। बस इतना सा बात है और कुछ नहीं करना है। लेसर एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एसेट लेसी का बुक्स लेसी एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एसेट लेसर का बुक्स में ही रहेगा। डेप्रिसिएशन लेसर ही चार्ज करेगा। यहां पे सिर्फ रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस का अकाउंटिंग होगा। मेन जो बात है ना वो यही है, रेंट एक्सपेंस और इनकम को रिकॉग्नाइज करते समय ध्यान रखिएगा। लीज रेंटल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। मम्मी खराब हो गया, ये बंद कर दो। लीज रेंटल हम लोग जब भी रिकॉग्नाइज करेंगे वो रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस या फिर एसएलएम बेसिस। सिस्टमेटिक बेसिस या एसएलएम बेसिस का मतलब, अगर लीज रेंटल हर साल अलग अलग लिया जा रहा है, पहला साल 1 लाख रुपया, दूसरा साल 2 लाख रुपया, तीसरा साल 3 लाख रुपया, चौथा साल 4 लाख रुपया, अलग अलग लीज रेंटल हर साल लिया जा रहा है,
हम लोग रेंट का खर्चा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पीएल में नहीं दिखाएंगे, हम लोग इसको सिस्टमेटिक बेसिस पे दिखाएंगे। वो चाहे लीज रेंटल कैसे भी सजा रखा हो, हम पीएल में लीज रेंटल दिखाएंगे हमेशा सिस्टमेटिक बेसिस। सिस्टमेटिक बेसिस किसको बोलते हैं? अगर उस एसेट से आने वाले बेनिफिट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो उस एस्टिमेशन के हिसाब से टोटल लीज रेंटल को हम हर साल पीएल में कितना चार्ज करना है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते तो टोटल लीज रेंटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग करके इक्वल अमाउंट पीएल में इनकम या एक्सपेंस दिखाएंगे, इक्वल अमाउंट पीएल में इनकम या एक्सपेंस दिखाएंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये बात कब कब लागू होता है? जब लीज रेंटल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और लीज रेंटल आर अनइक्वल। वो डिपेंड ही नहीं करता ऑन दी बेनिफिट ऑफ द एसेट, ऑन दी प्रोडक्शन फ्रॉम द एसेट। वो सिर्फ ऐसे ही आपको बोल दिया पहला साल 1 दे देना, फिर 2 दे देना, फिर 3 दे देना, फिर 4 दे देना। तो हम लोग 1 2 3 4 पीएल में इनकम एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, हम लोग इसको पीएल में खर्चा या इनकम दिखाएंगे ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। खर्चा या इनकम सिस्टमेटिक बेसिस पे आएगा, जितना पेमेंट वो किया कर दिया, जो बैलेंस उससे मिलना या देना है वो हम लोग क्रेडिटर या डेटर बोल के बैलेंस शीट में लिख लेंगे। मान लो मैंने उससे बात की कि आपको 4 साल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख देना है, टोटल 10 लाख देना है। हम लोग बोले हमारे पास कोई अदर सिस्टमेटिक बेसिस नहीं है, तो हमने एसएलएम के हिसाब से देखा हर साल का रेंट एक्चुअली 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख हो रहा है। हम पहला साल एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर कितना रुपया? रेंट का खर्चा दिखाएंगे 2.5 लाख रुपया, जिसमें पेमेंट करेंगे लेसर टू बैंक 1 लाख रुपया। तो 1.5 लाख का लेसर हमारे बैलेंस शीट में एज अ क्रेडिटर दिखेगा, जो धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट होके पे हो जाएगा। हम लोगों को चिंता करने का दरकार नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, हमने क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था और एक मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है, जो मेरे को लगता है अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इंस्टीट्यूट इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। डन है बात? आगे चलते हैं। ये तीसरा टॉपिक सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। 2 टॉपिक, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। तीसरा टॉपिक सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। हमने एसेट को बेचा, एसेट को बेचकर वापस लीज पर ले लिया। हमने एसेट को बेचा, बेचकर वापस उसी एसेट को लीज पर ले लिया, इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में ऐसे तो 2 ट्रांजैक्शन दिख रहा है, पहले एसेट बिका फिर एसेट को लीज पर लिया, बट एक्चुअल में ये एक फाइनेंस अरेंजमेंट है। फाइनेंस अरेंजमेंट, हमको बिजनेस में पैसे की दरकार थी, हमने एसेट को सेल किया और फिर उसी एसेट को वापस भाड़े पर ले लिया और धीरे धीरे उस एसेट को यूज करके हम लोग पेमेंट करने लग गए लीज रेंटल के फॉर्म में। ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन is actually not a sale, not a lease transaction. It is actually a finance arrangement between the lessor and the lessee, या between the buyer and the seller. सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में जब आप एसेट को बेचोगे तो एसेट को बेचते समय कोई प्रॉफिट लॉस हो सकता है। उस प्रॉफिट लॉस को कैसे डील करना है AS 19 आपको बता रहा है। अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन एक फाइनेंस लीज में रिजल्ट कर रहा है, हमने एसेट बेचा और वापस फाइनेंस लीज पर ले लिया, एसेट बेचकर वापस फाइनेंस लीज पर ले लिया, मतलब रियल में हमने एसेट बेचा ही नहीं, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया, पैसा एक बार पूरा मिल गया, अब जो देना है वो धीरे धीरे लीज रेंटल के फॉर्म में देना है। अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज में रिजल्ट करता है, फाइनेंस लीज, तो एक्चुअल में ये सेल ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। हम लोग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल है उसको हम लोग डेफर करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ द लीज उसको डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में धीरे धीरे पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। मान लो एसेट का बुक वैल्यू है 50 लाख, हमने सेल किया है 60 लाख में एंड उसको वापस फाइनेंस लीज पे ले रहे हैं। जो 10 लाख का प्रॉफिट है वो अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, 10 लाख का प्रॉफिट ओवर द लीज टर्म रिकॉर्ड होगा धीरे धीरे इन दी प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब हम लोग इसको डेफर्ड इनकम मान लेंगे और डेफर्ड इनकम मान के धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ द लीज इसको हम लोग पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि रियल में देयर इज नो सेल। आपने एसेट देकर वापस फाइनेंस लीज में ले लिया, मतलब कोई सेल हुआ ही नहीं। अगर ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग लीज में रिजल्ट करता है, हमने एसेट सेल किया वापस भाड़े पर लिया और ये जो हमने एसेट भाड़े पर लिया ये ऑपरेटिंग लीज में लिया, मतलब नॉर्मल लीज अरेंजमेंट में लिया।
निष्ठा इसके जर्नल एंट्रीज आपको नहीं पूछे जाएंगे। जर्नल एंट्री नॉर्मली एसेट के सेल का क्या होता है, एसेट के सेल का जर्नल एंट्री होता है मेरे को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो डिफरेंस होता है वो पीएल में डालते हैं। अब वो डिफरेंस डायरेक्टली पीएल में नहीं जाके डेफर्ड इनकम बोल के हो जाएगा। हाउएवर जर्नल एंट्री विल नॉट बी आस्क्ड बिकॉज दे हैव नॉट बीन गिवन एनीवेयर इन योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड दे आर नॉट एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो जर्नल एंट्री आपको लर्न नहीं करना बिकॉज दैट विल नॉट बी आस्क्ड। हाउएवर जर्नल एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, द डिफरेंस गोस टू पीएल, बट अभी इमीडिएटली पीएल में नहीं जाएगा, डेफर्ड इनकम बोल के लिखेंगे और धीरे धीरे फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे। है बात। अगर ऑपरेटिंग लीज में रिजल्ट करता है, ऑपरेटिंग लीज में रिजल्ट करता है, फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग निष्ठा जैसे फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग होता है वैसा ही, ठीक है, जैसे फाइनेंस लीज का होता है। अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन रिजल्ट करता है ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में एसेट बेचा वापस भाड़े पर ले लिया, नॉर्मल अरेंजमेंट भाड़े का, फाइनेंस लीज नहीं, नॉर्मल अरेंजमेंट, इस केस में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर सेल वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर है, जो आज के दिन फेयर वैल्यू है उतने में ही हमने एसेट को सेल किया है, तो जो प्रॉफिट लॉस है वो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आप प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। अगर सेल वैल्यू लेस देन फेयर वैल्यू है, लेस देन फेयर वैल्यू, प्रॉफिट है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, लॉस है तो भी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। बट अगर हमने सस्ते दाम पर इसलिए बेचा है ताकि फ्यूचर में लीज रेंटल कम हो जाए, इफ द लोअर प्राइस विल कंपेंसेटेड बाय द फ्यूचर लीज रेंटल, इन दैट केस हम लोग लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लॉस को डेफर कर देंगे ओवर द लीज टर्म, लॉस को डेफर कर देंगे ओवर द लीज टर्म। अगर सेल प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू है, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं एसेट को अगर हड़बड़ी में बेचने जाऊं तो कम दाम में एसेट बिके, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉफिट लॉस होगा इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कम दाम में बेचने से फ्यूचर का लीज रेंटल भी वो कम ले रहा है, इन दैट केस लॉस को हम लोग अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लॉस को डेफर कर देंगे। अगर सेल प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू है, ग्रेटर देन फेयर वैल्यू है, ये तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, प्रॉफिट और लॉस अप टू फेयर वैल्यू आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, अप टू फेयर वैल्यू, उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट है वो आप रिकॉर्ड करोगे डेफर करके ओवर द लीज टर्म, उसको अभी इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको आपको ओवर द लीज टर्म रिकॉर्ड करना होगा। 45 लाख का बुक वैल्यू है, 50 लाख का फेयर वैल्यू, हमने बेचा है 52 लाख में, 50 लाख तक अगर बेचते हैं तो 5 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। बट हमने 52 में बेचा है तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख का प्रॉफिट है वो आपको डेफर करना पड़ेगा, वो आप इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने इस केस में आपको सिंपली बताया था, आप देखो वो सेल का ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं, अगर जेन्युइन है, फेयर वैल्यू पे हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, जेन्युइन नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट लॉस डेफर किया जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ कुछ लीज AS 19 के लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है, लीज टू यूज लैंड, लीज टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज या लाइसेंसिंग अरेंजमेंट सच एज मोशन पिक्चर फिल्म, पेटेंट, कॉपीराइट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज जो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग पढ़ी, इनकी अकाउंटिंग इस बेसिस पे नहीं होती है, तो ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। शिवांगी सर एस्टिमेशन वाला पॉइंट फिर से बताइए ना, एसएलएम का पहले बोले थे, एसएलएम का बोले नहीं थे। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है प्रोडक्शन का, एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे आएगा उसका, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर आप एसेट को क्या करोगे, डेप्रीशिएट करोगे, अगर मतलब इनकम लीज रेंटल रिकॉग्नाइज करोगे, अगर नहीं है तो फिर आप एसएलएम बेसिस पे लीज रेंटल को रिकॉग्नाइज करोगे। हमने क्लास में क्वेश्चन किया भी था शिवांगी, आज वापस वो क्वेश्चन मैंने ले रखा है ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अगर आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे आएगा उसका एस्टिमेशन है तो उस बेसिस पर सिस्टमेटिकली आप रेंट इनकम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करो, नहीं है तो फिर एसएलएम बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो। डन है बात? एनी डाउट, एनीवन? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में accounting will not be asked as a part of question, they will only ask you about the treatment of profit or loss, और उसी के ऊपर आपको आंसर देना होगा। अकाउंटिंग इसलिए आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कहीं पर भी आप देखोगे ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल, कहीं पर भी आपको अकाउंटिंग पोर्शन कभी भी डिस्कस नहीं किया गया है।
खाली सेल का प्रॉफिट लॉस अगर आप समझ जाओगे तो उसके बाद जो अकाउंटिंग होगा लीज का, वो तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज की तरह होगा, जो आपने पहले ऑलरेडी सीख रखा है। सेल का प्रॉफिट लॉस कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो अलग से बताया गया। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग AS 19 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने 4 क्वेश्चन लेके रखे हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो तो इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज रीड द क्वेश्चन एवरीवन। Please read the question. Considering we have exams, अब जल्दी तो पूरा पूरा लिख लिख के सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, प्रॉपरली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको मेन पार्ट का आंसर लिखा दूंगा, क्या लिखना है वो बता दूंगा, आपको सिर्फ वो प्रोविजन लिख के आना एग्जाम में। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, बट रिसेंटली आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। A machine was given on 3 years operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rental। 3 साल के ऑपरेटिंग लीज में एक मशीन दिया गया, ऑपरेटिंग लीज, नॉर्मल लीज, टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 2,25,000। वो ऐसे लीज रेंटल डिसाइड करेगा, डिजाइन करेगा कि उसका जो एसेट का कॉस्ट है, एसेट का वैल्यू है, उसके ऊपर वो 30% कमा सके। यील्ड मतलब कमा सके। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years। इकोनॉमिक लाइफ, एसेट का लाइफ 5 साल। And output from the machine is estimated as 60,000, 75,000, 90,000, 120 and 1,05,000 for 5 years। ये आपको एसेट का बेनिफिट के बारे में बताया कि इस एसेट से प्रोडक्शन फ्यूचर में कैसे आएगा। ठीक है। Straight line depreciation in proportion of output, in proportion of output, straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate। depreciation भी जो करेंगे वो करेंगे on the basis of proportion of output। हम लोग बोलते थे ना प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, उसी टाइप की बात कर रहा है। You are required to compute the following as per AS 19। पहला, एनुअल लीज रेंटल क्या क्या होगा। दूसरा, लीज रेंटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर, हर साल लीज रेंटल का इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरा, डेप्रीसिएशन फॉर 3 साल का लीज, डेप्रीसिएशन फॉर 3 साल का लीज। हम लोग को ये 3 चीज कैलकुलेट करके देना है। डन, एक एक करके काम करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1, मैं यहां पे पेज इंसर्ट कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन 17, नंबर 1, एनुअल लीज रेंटल। लीज रेंटल वो कैसे डिसाइड किया है, इस तरीके से। पहले तो नंबर 1 इक्वली, नंबर 2 इस तरीके से ताकि वो 30% रिटर्न कमा सके, 30% रिटर्न कमा सके। ध्यान से, कॉस्ट ऑफ द एसेट pertaining to 3 years lease period, 3 years lease period। ये एसेट का, ऐसे तो इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुलनेस 5 साल का है, भाड़े पर 3 साल के लिए दिया जा रहा है। हम लोग 2,25,000 पे अगर 30% ऐड करके रेंटल निकालेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो टोटल 5 साल में जो एसेट का बेनिफिट है उसका वैल्यू हो जाएगा, जबकि भाड़े पर 3 साल के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए पहले मैं 3 साल के रिलेटेड जो हम उसका बेनिफिट यूज करेंगे उसका कॉस्ट कितना, इक्विवेलेंट कॉस्ट, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट 2,25,000 इनटू
3 इयर्स बेनिफिट, 3 साल का बेनिफिट कितना है? 60 प्लस 75 प्लस 90, 2,25,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन, टोटल बेनिफिट कितना है? 225 प्लस 225, 450। ये एसेट 5 साल चलेगा, 5 साल में से 3 साल के लिए आप भाड़े पर दे रहे हो, तो 3 साल के लिए जो भाड़े पर दे रहे हो उसका बेनिफिट सामने वाला पर्सन कितना लेगा, वो उसी के हिसाब से आपको रेंट पेमेंट करेगा, वो पूरे एसेट की कॉस्ट का रेंट पेमेंट नहीं करेगा। ये आ गया मेरा 1,12,500, 1,12,500। ये 3 इयर्स बेनिफिट, ये टोटल बेनिफिट। जो भी आदमी इस एसेट को 3 साल के लिए लीज पर लेगा, वो इस एसेट का इतना इक्विवेलेंट कॉस्ट यूटिलाइज कर पाएगा, बेनिफिट उठा पाएगा। तो टोटल लीज रेंटल्स, टोटल लीज रेंटल्स 1,12,500 प्लस 30%। टोटल लीज रेंटल 1,12,500 प्लस 30%। लेसर चाहता है वो 30% कमाए। प्लीज कैलकुलेट 1,12,500 प्लस 30%, 146,250। देयरफॉर एनुअल लीज रेंटल, वो बोला इक्वल लीज रेंटल रखेगा, इक्वल लीज रेंटल रखेगा 146,250 डिवाइडेड बाई 3, 146,250 डिवाइडेड बाई 3, 48,750, 48,750। ये एनुअल लीज रेंटल रखा जाएगा, रखा जाएगा। हम लोग जब क्लास में इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। हम लोग 2,25,000 पे 30% ले लिए थे, जबकि 2,25,000 तो पूरे 5 साल में जो प्रोडक्शन होगा उसका कॉस्ट है। हम लोग तो सिर्फ 3 साल के लिए भाड़े पर ले रहे हैं, तो हम लोग 3 साल के लिए ही जितना होगा उतना रेंट पेमेंट करेंगे, उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे। 48,750। पहला वाला पॉइंट सबको क्लियर है, एनुअल लीज रेंटल। अब दूसरा पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, लीज इनकम कितना? लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं जो लीज रेंटल है उसी को इनकम बोल के पीएल में दिखा दो, बट एएस 19 बोलता है पीएल में जब आप इनकम दिखाओगे तो सिस्टमेटिक बेसिस पर दिखाओ, सिस्टमेटिक बेसिस पर। अगर आपको उस एसेट का बेनिफिट पता है तो जो उस एसेट का बेनिफिट है उसके हिसाब से लीज रेंट आप इनकम दिखाओ ओवर द पीरियड ऑफ लीज। लीज रेंट इनकम shall be recognized in proportion to the expected production, expected production over the period of lease, over the period of lease। शिवांगी, मैं इस चीज की बात कर रहा था, अगर आपको एसेट से आए हुए इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में पता है तो उसके हिसाब से आपको अपनी लीज रेंटल का खर्चा दिखाना है। 60, 75 और 90, 4:5:6, 60:75:90, that is 4:5:6। therefore income to be recognized, income to be recognized 1,46,250 into 4/15 first year, second year 146,250 into 5/15, third year 146,250 into 6/50। ये हम इनकम पीएल में दिखाएंगे। पेमेंट भला ही आप 48,750 करो, इनकम इस बेसिस पर पीएल में जाएगा।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर पेमेंट करेंगे 48,750 और खर्चा दिखाएंगे 39,000, तो सर ये डिफरेंस का क्या होगा? डिफरेंस जो होगा वो हम लोग बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर बोल के दिखाएंगे। अगर कम पे किया फ्यूचर में और करना है तो क्रेडिटर, कम रिसीव किया फ्यूचर में और रिसीव करना है तो डेटर। सिंपल है वो। आपको उस आदमी को डेटर क्रेडिटर बोल के बैलेंस शीट में दिखाना होगा, वो जो अमाउंट है वो फ्यूचर में जब हम पेमेंट करेंगे तो कवर हो जाएगा। तो लीज रेंटल हर साल पे होगा 48,750, 48,750, 48,750, बट इनकम और एक्सपेंस दिखाओगे ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस, और वो सिस्टमेटिक बेसिस इस क्वेश्चन में द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, पॉइंट नंबर 3, डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट। ऑपरेटिंग लीज है, लेसर चार्ज करेगा, बट कैसे चार्ज करेगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन शैल बी चार्ज्ड ऑन एसएलएम बेसिस, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 2,25,000 इंटू पहला साल का प्रोडक्शन 60,000, टोटल प्रोडक्शन 450, 30,000। सेकेंड ईयर 2,25,000 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई 450, 37,500। थर्ड ईयर 2,25,000 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाई 450, 45,000। ऐसे करके हर साल डेप्रिसिएशन होगा। मेरे को वो शायद 3 साल का ही पूछा है, ओवर दी 3 इयर्स लीज पूछा है। ये डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन। वेरी गुड ओमकार। राघव, SLM in basis of proportion of output is equal to production units। SLM तो इक्वली करते थे, बोलता है SLM in proportion of output, तो वो प्रोडक्शन यूनिट ही बोल रहा है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अगर आप लास्ट डे में देखो 1.5 डेज जो एडवांस अकाउंट्स के होते हैं उसमें रिवीजन पूरा कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो मैंने क्वेश्चनर दिया है एएस का और जो नॉर्मल चैप्टर्स का, वो क्वेश्चनर भी अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे हर टाइप के क्वेश्चन उस क्वेश्चनर में कवर्ड है। उतने क्वेश्चन भी आपने अगर देख लिए ना बिफोर इन दी 1.5 डे, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। नो नीड टू डू एनी सेपरेट क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक इफ यू हैव कवर्ड द क्वेश्चनर। पीयूष, 2.25 पे 30% ऐड करोगे, उसके बाद वो प्रोपोर्शन करके फिर लीज रेंटल निकालना। सीधा 2.25 पे 30% डिवाइडेड बाई 3 मत करना। डन। क्वेश्चन क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट। सर इसमें हम लोग को ज्ञान क्या लिखना है? क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ऑलरेडी इतने कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, अलग से ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड क्वेश्चन आपको एक एक चीज बोल दिया कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो सिर्फ ये लिख सकते हो, AS 19 बोलता है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, लीज रेंट इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड on a systematic basis depending on the benefits from the asset to the lessor or lessee। अलग से कुछ लिखने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन 18, Viral Limited sold machinery having WDV of 40 lakhs, book value 40 to Saral for 50 lakhs। ये ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, एंड द सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक बाय सरल टू वायरल। वापस से हमने क्या किया? लीज बैक, सेल एंड लीज बैक। द लीज बैक इज इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। जो लीज बैक किया है वो ऑपरेटिंग लीज के नेचर में किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन द गिवन केसेस। हमको ट्रीटमेंट पूछ रहा है। ट्रीटमेंट पहला,
फेयर वैल्यू 45 लाख, सेल प्राइस 39 लाख। इस बार ना सेल प्राइस ऊपर तो 50 लाख दिया था, बट नीचे वापस नया सेल प्राइस दे दिया 39। मेरे लिए ये सेल प्राइस बेकार हो गया एक बार के लिए। अगर मेरे को 0.1 देता, फेयर वैल्यू 45, सेल वैल्यू 50, तो वो वाला काम आ जाता। ऊपर सेल वैल्यू 50 देके नीचे वापस नया सेल वैल्यू दे दिया, तो मेरे लिए वो ऊपर वाला सेल वैल्यू अभी बेकार हो गया। ध्यान से, फेयर वैल्यू 45 लाख है, बेचा 39 लाख में, कम में बेचा। सर कम में तो बिक सकता है ना सर, हो सकता है लेसी हड़बड़ी कर रहा हो बेचने में, या सेलर हड़बड़ी कर रहा हो बेचने में, जिसके कारण सस्ता में बेचना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज देख लेना, अगर ये लोअर दाम में बेचा है ताकि फ्यूचर में लीज रेंटल भी कम लगे, इन दैट केस फिर मैं लॉस अभी रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा। प्रॉफिट है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, लॉस है और हमको लग रहा है फ्यूचर में लीज रेंटल लोअर कर दिया है ताकि लोअर लीज रेंटल देना पड़े, इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, उस लॉस को डेफर करेंगे। एक सेकेंड, पहले प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं। बुक वैल्यू 40 लाख, सेल वैल्यू 39 लाख। बुक वैल्यू 40 लाख, सेल वैल्यू 39 लाख, लॉस 1 लाख रुपया। अब इसमें दो केस हो सकता है। पहला, इफ लॉस इज कंपेंसेटेड बाय लोअर फ्यूचर रेंटल, अगर फ्यूचर में लीज रेंट लो कर दिया है देन डेफर, अदरवाइज इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। अगर लोअर में फ्यूचर में लीज रेंटल लोअर नहीं हुआ है, मार्केट रेट्स पर ही है, तो फिर इमीडिएटली लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो, इमीडिएटली लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस। ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है तो प्रॉफिट लॉस डेफर होगा, बात खत्म। फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल हो रहा है 49 लाख। माय गॉड, एसेट का फेयर वैल्यू है 40 लाख, बिक रहा है 49 लाख में, WDV कितना 40 लाख, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 9 लाख। बिकना चाहिए था 40 लाख में जो आज के दिन का फेयर वैल्यू है, बट हमने बेचा है 49 लाख में, तो 9 लाख एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में कौन खरीदता है भाई एसेट, कोई नहीं खरीदता है। बेचने जाओगे तो दाम कम मिल सकता है, ज्यादा तो कोई देने वाला नहीं है, तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग डेफर करेंगे, डेफर। ये प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर एसेट आप फेयर वैल्यू से ज्यादा दाम पे बेच रहे हो, मतलब वो ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं झोल है। ये मैंने बोला ना, फाइनेंस अरेंजमेंट है, पैसा कम बेसी जुगाड़ने के लिए हम लोग ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसमें सेल अभी जो हुआ है उसका प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, डेफर करना चाहिए। फेयर वैल्यू 46 लाख, सेल प्राइस 50 लाख। फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 50। पहले मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। WDV और सेल वैल्यू का डिफरेंस 10 लाख, 40 लाख रुपए का WDV, सेल वैल्यू 50 लाख, तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट। 46 लाख तक बिकता तो ट्रांजैक्शन जेन्युइन था, उससे ऊपर बिका है वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है, तो मैं बोलूंगा 6 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, इमीडिएटली, क्योंकि वो प्रॉफिट हो सकता था। 4 लाख का प्रॉफिट को डेफर किया जाए, 4 लाख का प्रॉफिट को डेफर किया जाए, 4 लाख का प्रॉफिट को डेफर किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ इतना देखते चलो कौन सा पोर्शन जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन पोर्शन प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, जो जेन्युइन नहीं है उसका प्रॉफिट लॉस डेफर। मतलब कोई और टर्म्स कंडीशन के कारण हमने क्या किया, लीज रेंटल को ऐसा डिजाइन किया है, इन दैट केस उसको फिर आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल को। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल क्या होता है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस। आप देख करो सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कितना है, सेल वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली। सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है तो प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली, बट अगर फ्यूचर लोअर लीज रेंटल से कंपेंसेट करेंगे, इन दैट केस लॉस को डेफर कीजिए। सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है, नॉर्मल वैल्यू पे नहीं है, फेयर वैल्यू जितना प्रॉफिट लॉस लिख लो, बट उसके ऊपर का प्रॉफिट लॉस आपको डेफर करना होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर इसमें हम लोगों को क्या अलग से वो लिखना है, क्या बोलते हैं, प्रोविजन लिखना है? आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट नंबर में 1 में लिख देंगे, if the sale and lease back results in an operating lease and the sale price is less than fair value of the asset, the loss, profit or loss shall be recognized immediately. However, if the loss can be compensated by future lower lease rental, then it shall be deferred. तो in this case ये होगा। ज्यादा ज्ञान नहीं लिखना है आपको, 4 केस पूछेगा, लाइन लिखेंगे, शॉर्ट में लिख के अपना आंसर देंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बिकॉज 4 पॉइंट ऑलरेडी पूछ रहा है, हर पॉइंट का 1-1 मार्क्स है, तो हम लोग एक एक पॉइंट पे 10-10 12-12 लाइन नहीं लिखेंगे, 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन एंड आंसर इज ओवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज, बोल दिया फाइनेंस लीज पे लिया है, फ्रॉम एसके लिमिटेड, टर्म्स आर एज अंडर, लीज टर्म 4 साल, फेयर वैल्यू 20 लाख, इंसेप्शन ऑफ द लीज, लीज रेंट होगा 6,25,000 हर साल के एंड में, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1,25, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 375, तो 250 हो गया अनगारंटेड, 2,50,000 अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। जब हम लोग लेसी की बात करेंगे तो लेसी के केस में गारंटेड लेंगे, जब हम लोग लेसर के बुक्स में जाएंगे तो अनगारंटेड भी मैटर करेगा, क्योंकि उस एसेट से ये भी एक कैश फ्लो है जो फ्यूचर में आ सकता है। लेसी के बुक्स में सिर्फ गारंटेड, लेसर के बुक्स में अनगारंटेड को भी इज्जत दी जाती है। इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट 15%, ये इंटरेस्ट रेट दे दिया, आईआरआर दे दिया 15%, डिस्काउंट रेट आपको दे दिया। जब डिस्काउंट रेट्स दे दे तो आपको अलग से कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करना, 4 डेसिमल जो दिया है उसको यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर AS 19, लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी हो गया इन दी बुक्स ऑफ लेसी, लेसी के लिए लेसर लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना है, लीज लायबिलिटी पूछा तो इन दी बुक्स ऑफ लेसी पूछ रहा है। डिस्क्लोज इंपैक्ट ऑन दी बैलेंस शीट एंड पीएल, बैलेंस शीट और पीएल पे इंपैक्ट बताना है एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 1। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। लेसी recognizes the asset acquired under finance lease and corresponding liability at lower of, बोलो क्या था, at lower of present value of minimum lease payment or fair value of the asset, at lower of present value of minimum lease payment or fair value of the asset, present value of minimum lease payment, year lease rental, या मैं बोलूंगा इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो बोल सकते हैं, आउटफ्लो जो हमको लीज रेंटल वगैरह हर साल पे करना है, पीवी फैक्टर, पीवी अमाउंट, ईयर 1 2 3 4, ईयर 1, एक सेकेंड क्या हो गया इसको, लिखो ईयर 1 2 3 4 लीज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो आप। ईयर 1 2 3 4 लीज रेंटल है 625 625 625 625, और लास्ट ईयर रेसिडुअल वैल्यू भी जोड़ दीजिएगा, रेसिडुअल वैल्यू हमने बोल रखा है तुम चाहो तो हमको एसेट बेच देना, हम तुमको 1,25,000 रुपया देंगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में ये 1,25 भी आउटफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। तो ईयर 1 2 3 4 625 625 625 625 प्लस 125 750। नेक्स्ट मेरा 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सर हम लोग जीटी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लीज रेंटल हर साल इक्वल है, आप जीटी यूज कर सकते हो। आप लोगों को फिगर्स लिखने हैं, मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1855,850, 1855,850 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। आप लोगों ने कर लिया होगा, वेरी गुड शिवांगी निष्ठा।
फेयर वैल्यू दिया हुआ है एसेट का 20 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 20 lakhs. Therefore, lease liability shall be recognized at rupees 1855,850. Lower. लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे 1855,850. लोअर ऑफ द टू. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है पूछ लो. मेरे से पूछ रहा है इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट एंड पीएल एट द एंड ऑफ ईयर 1. इफेक्ट ऑन पीएल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट आ जाएगा. मैं अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट डेप्रिसिएशन एक आएगा. नंबर बी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहला साल का 1855,850 इंटू 15%. $278,378. वेरी गुड आदित्य, बस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा. डन. बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट आएगा. फिक्स्ड एसेट मशीनरी लिखता हूं, मशीनरी कॉस्ट 1855,850 लेस डेप्रिसिएशन, मेरे को पता नहीं है. और दूसरा लीज लायबिलिटी ओपनिंग 1855,850 प्लस इंटरेस्ट 278,378 लेस लीज रेंटल पेड 625. ये आप कैलकुलेटर पे भी करके सीधा अमाउंट बैठा सकते हो. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके सीधा अमाउंट बैठा सकते हो. 1509228, 1509228. आदित्य रिवीजन चालू करो, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स पे कंसंट्रेट करो. रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स इज द की टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स. एक बार चेक कर लो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो. मेरे को डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया, देता तो मैं प्रॉपरली इसको दिखा सकता था. मेरे को डेप्रिसिएशन रेट अलग से दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. These are some good questions from exam point of view. अच्छे से देखकर जाना चाहिए. आज कर लिया, वापस देखने का जरूरत नहीं है. इट्स डन. AS19 इज डन. हाँ आदित्य, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स नवीन क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होगी. आप प्लीज हमारी टीम को कांटेक्ट करें. डन है क्या? आगे चलूं सब लोग? बिल्कुल सर, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड. प्रकाश लिमिटेड लीज कर रहा है. ये हो गया लेसर, ये हो गया लेसी. ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इतना, लीज टर्म इतना, लीज रेंटल 8 लाख, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इतना, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू इतना, तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1,40,000. लेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेसी के लिए नहीं. आगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% IRR. डिस्काउंटेड रेट 5 साल का आपको दे दिया. असर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब टोटल फाइनेंस इनकम ओवर द लीज पीरियड कितना होगा, टोटल फाइनेंस इनकम. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 20, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज.
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस लेस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, अनअर्न फाइनेंस इनकम लेसर के बुक्स में, फाइनेंस इनकम इंटरेस्ट इनकम लेसर का बुक्स। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, लीज रेंटल 8 लाख इंटू 5 ईयर्स 40 लाख, प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1,60,000 प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1,40,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1,60 1,40, टोटल 43 लैक्स। ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। जो लेसर एक्सपेक्ट करता है टोटल एसेट से उसको बेनिफिट रियलाइज होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इसका प्रेजेंट वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज 8 लाख इंटू एन्युइटी फैक्टर 15% 5 साल, प्लस 3 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% 5th ईयर। कैलकुलेट कीजिए, आपको परसेंट वो दिया हुआ है, फैक्टर्स दिए हुए हैं। 8 लाख का रेंट 5 साल पे होगा तो उसका एन्युइटी फैक्टर, और 3 लाख का रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर रियलाइज होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं अगर कैलकुलेट करूं 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972 प्लस 0.6575, 3.3522, ये हो गया 26,81,760, 149,160, $28,30,920। एक बार चेक कीजिएगा ना, आई मे बी रॉन्ग, हाँ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो फिर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकल जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। टोटल लेसर को 43 लाख रियलाइज होगा ओवर द लीज टर्म, उसका आज का वैल्यू है 28,30,000। द डिफरेंस इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दोनों को माइनस कर देता हूं, माइनस 43 लैक्स 1469,080, 1469,080 unearned finance income from the viewpoint of lesser income, फाइनेंस इनकम लेसर के व्यू पॉइंट से, लेसर के व्यू पॉइंट में अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, लेसी के व्यू पॉइंट से अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेसी बोलेगा मेरे लिए एसेट का कॉस्ट उतना ही जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरे यहां से आउटफ्लो होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक टाइप का सम और हो सकता है जहां पे आपको आईआरआर यानी इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कैलकुलेट करना पड़े। आईआरआर कैलकुलेट करना आपको हायर परचेज चैप्टर में आता है। इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो करके आप सबसे पहले लोगे ट्रायल एंड एरर के हिसाब से ट्रायल, उसके बाद इंटरपोलेशन करके आईआरआर कैलकुलेट करोगे। आईआरआर के क्वेश्चन कम आते हैं, आता है तो वो क्या करते हैं ना, आपको दो डिस्काउंट रेट पहले से ही बता देते हैं, उसी के बेसिस पे आप ट्रायल लेके अगर कैलकुलेट करोगे इंटरपोलेशन करके आपका आईआरआर निकल जाएगा। आईआरआर जब भी निकालोगे लेसर के व्यू पॉइंट से निकालोगे, किसके व्यू पॉइंट से? लेसर के। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू करके आपको आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज वो जब फेयर वैल्यू के बराबर होगा तो द रेट एट विच बोथ आर इक्वल वही मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज होगा। क्लियर है क्या?
दिस कंप्लीट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के डिस्कशन एंड क्वेश्चंस। आई होप ये आपका प्रॉपर हो गया काम। हाँ पीयूष, मैं देख लूंगा आफ्टर दी क्लास। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी आपका है सेशन, फिर क्लासेस है, उसके बाद मैं देखता हूं, कर देता हूं। WDV 40, फेयर वैल्यू 35, सेल प्राइस 39। ओके, WDV 40 है, सेल प्राइस 39 है, मतलब 1 लाख का लॉस। एक्चुअल में अगर फेयर वैल्यू पे बेचते तो होता 5 लाख रुपए का लॉस, बट आपको अभी दिख रहा है 1 लाख रुपए का लॉस। सही तरीका यह है, 5 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कीजिए, 4 लाख का प्रॉफिट डेफर कीजिए। 5 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कीजिए और 4 लाख का प्रॉफिट आप क्या कीजिए, डेफर कीजिए। 35 में बिकना चाहिए था, 39 में आप बेच रहे हो, तो ट्रांजैक्शन में झोल है। 35 में बिकता तो 5 का लॉस होता है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। और जो 4 का प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा है, मतलब नेट 1 का लॉस, वो 4 का प्रॉफिट डेफर करेंगे। डन, चलिए। AS 19 के बाद वी विल गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20।